everyone. Today's topic. लास्ट लेक्चर में वाला जो पार्ट था वो कवर किया था। ऑक्सीजन का प्रेपरेशन हमने पढ़ा था, राइट। और इसके अलावा ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको बताई थी। तो चलिए उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑक्सीजन वाला हमारा कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, उसके अलावा आपके सिलेबस में जो है फॉस्फोरस का भी है एंड सल्फर का भी है, राइट। फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोरस से। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फॉस्फोरस पार्ट। तो फॉस्फोरस का सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे इसका प्रेपरेशन का तरीका, प्रेपरेशन मेथड। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसी में फॉस्फोरस के अंडर ही, दैट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। सो स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से। ठीक है, तो सबसे पहले फॉस्फोरस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। देन के बाद जो हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। तो अब देखिए, अगर हम ग्रुप नंबर 15 करें, सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आपकी का जो हमारा सेकंड मेंबर है, ग्रुप 15 का जो सेकंड मेंबर है वो हमारा फॉस्फोरस है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप नंबर 15 में एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स आते हैं कौन से ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इसमें हमारा फॉस्फोरस भी आता है जो कि सेकंड मेंबर है इस ग्रुप का। चलिए, तो अब हम जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो है इसके अक्रेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस, दैट इज द अक्रेंस। इसकी अक्रेंस की अगर हम बात करें फॉस्फोरस की अक्रेंस की, सो फॉस्फोरस अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट मिनरल्स अर्थ क्रस्ट। जो हमारा फॉस्फोरस है ये मेनली अकर करता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इट मेनली अकर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स, ठीक है। फॉस्फेट मिनरल्स की फॉर्म में ये हमारा अकर करता है इन द अर्थ क्रस्ट। इट अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि अगर हम देखें कि किस किस फॉर्म में ये आपकी अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है, जैसे कि फर्स्ट वन हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज द फॉस्फोराइट। फर्स्ट वन इज योर फॉस्फोराइट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फॉस्फोराइट, इट इज K3PO ट्वाइस, ठीक है। इट इज योर, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप जो है इसको फॉस्फोराइट से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉस्फोरस को आप फॉस्फोराइट से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हम जो फॉस्फोरस है उसकी प्रेपरेशन में भी तरीका देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि अब देखो फॉस्फोराइट क्या हो गया, Ca3 है, PO4 क्या है, ट्वाइस। Ca3 है, PO4 ट्वाइस है। देन सेकेंड वन हमारा आता है, दैट इज योर
सेकेंड वन इज योर फ्लोर एपेटाइट, है ना, दैट इज योर फ्लोर एपेटाइट, दिस इज द सेकेंड वन। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लोर एपेटाइट? इसका फॉर्मूला होता है, देखो अगर हम फ्लोर वर्ड यूज करें तो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन आपका जरूर होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3PO4 ट्वाइस, और यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड आके जुड़ जाएगा, CaF2 आके यहाँ पे आपके पास जुड़ गया, ठीक है। तो 3Ca3PO4 ट्वाइस CaF2 मतलब अगर आप इसको ये जो अबव वाला आपको बताया फॉस्फोराइड, इससे तो दोनों कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है, बस इसमें CaF2 साथ में जुड़ गया, कैल्शियम फ्लोराइड साथ में जुड़ गया, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में भी मतलब इसके अंदर भी फॉस्फोरस है ना। तो हम ये देख रहे हैं क्रस्ट में फॉस्फोरस किस किस फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा आता है दैट इज द क्लोर एपेटाइट। नेक्स्ट वन इज योर फ्लोर एपेटाइट हो गया। अब हम देखेंगे फ्लोर एपेटाइट की फॉर्म में भी ये आपका पाया जा सकता है अर्थ क्रस्ट में। तो नाम से ही पता लग रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सेल आ जाएगा। मतलब देखो ये जो मैंने अबव वाला बताया ना, इसमें अगर हम देखें तो अगर हम लिखें 3Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है, और .CaCl2 मतलब यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हम डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, ठीक है। जब प्रीवियस वाले में हमारा क्या था, फ्लोराइड था, प्रीवियस वाले में हमारा फ्लोराइड था, क्लियर। सो तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन दैट इज द हाइड्रोक्सी, दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। नेक्स्ट वन इज अवर हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में भी पाया जा सकता है अर्थ क्रस्ट में, जो कि क्या होता है, ये 5, देखो कैल्शियम 5 है, ठीक है। PO4 वैसे ही PO4 कितने, अब हाइड्रोक्सी अगर मैं यहाँ तो मतलब साथ में क्या जुड़ेगा, OH, साथ में क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ये। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट Ca5PO4 थ्राइस OH, क्योंकि हाइड्रोक्सी है तो OH। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा इसकी अक्रेंस में कि फॉस्फोरस अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट मिनरल्स इन द अर्थ क्रस्ट, जिसमें कुछ एक एग्जांपल्स आपको बताया कि फॉस्फोराइड, फ्लोर एपेटाइट, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमने पढ़ा दैट इज द क्लोर एपेटाइट, इसके अलावा हमने पढ़ा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और इसमें अकरेंस में देखें तो आप लिख सकते हैं फॉस्फेट्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नोटेड डाउन, फॉस्फेट्स आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है हमारे, ये एक आप बोल सकते हो कि ये आपके इम्पोर्टेंट जो है या फिर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें सो इट इज, मतलब हम क्यों बोल रहे हैं कि इट इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज मेनली प्रेजेंट इन द बोन्स। बोन्स के अंदर भी हमारा फॉस्फोरस पाया जाता है, जैसे आपको पता है हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम पाया जाता है मेनली, है ना। इसके अलावा जो है वो फॉस्फोरस भी पाया जाता है, जैसे कि टिथ में भी ये पाया जाता है ना। तो इसीलिए आप ये बोलते हो कि इट इज मेनली प्रेजेंट इन द बोन्स, राइट। जो बोन्स हैं these contain about 58% of calcium phosphate, 58% लगभग जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो हमारी बोन्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। जो फॉस्फेट्स हैं, राइट, फॉस्फोरस है हमारे के अंदर है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इट इज द
एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है कि इट इज मेनली प्रेजेंट इन द बोन्स विच कंटेन अबाउट 58% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, विच कंटेन्स अबाउट 58% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं अब इसका प्रेपरेशन का तरीका। देखो आपको अकरेंस का बता दिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका प्रेपरेशन। ये मैंने इसीलिए आपको बता दिया, एज अकरेंस वाला टॉपिक तो सिलेबस में अलग से मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ये आपके पास इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है ना। फॉस्फोरस से रिलेटेड यहाँ पे जनरल सा क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ जी फॉस्फोरस जैसे हमें पता है कि मेन कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, प्लांट्स का और एनिमल्स जो हमने पढ़ा है ना, तो इसीलिए ये वाली चीज आपको यहाँ पे बताई। चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसका प्रेपरेशन। प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, दैट इज द फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट क्या होता है, CA3PO ट्वाइस, है ना। ये हमारा क्या होता है, दिस इज अवर फॉस्फोराइट, ये हमारा फॉस्फोराइट है। तो फाइट का जब आप रिएक्शन करवाते हो SiO2 के साथ, SiO2 इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन प्लस कार्बन, तो क्या होता है यहाँ पे आपको मिल जाता है CaSiO3। CaSiO3 क्या होता है, अवर कैल्शियम सिलिकेट। ये हमारा क्या होता है, दिस इज अवर कैल्शियम सिलिकेट। तो एक तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कैल्शियम सिलिकेट। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या मिल जाएगा, देखो सोचो, CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, आपका जो P4 है वो बाहर निकल जाएगा। बैलेंसिंग जो है यहाँ पर कर सकते हो, इसको 6 से कर दिया, 10 6 here 10। तो मेन चीज आपको देखो क्या माइंड में रखना है, मेन जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, दैट इज इसका प्रेपरेशन। तो इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन का तरीका है जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज व्हाट यू विल टेक फॉस्फोराइट, ठीक है। फॉस्फोराइट यू विल टेक, फॉस्फोराइट का रिएक्शन यू विल मेक विद योर SiO2, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, that is the silicon dioxide। then what will happen here, प्लस आप यहाँ पे कार्बन लेंगे तो क्या होगा, आपको जो है कैल्शियम सिलिकेट जो है वो आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे क्या मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे P4 भी मिल जाता है। तो ये फॉस्फोरस आप सबको पता है कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरस मिल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है इसकी प्रेपरेशन का। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रेपरेशन आ गया, ये इसका इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन है जो कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा माइंड में क्या क्या रखना है ये मैंने आपको बता दिया। फॉस्फोराइट है, उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, SiO2 के साथ होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे आपका कार्बन होगा, ठीक है। ये चीजें जो है यहाँ पे हमने देखी। अब नेक्स्ट जो है हम दैट इज द प्रॉपर्टीज। हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉस्फोरस। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अगर हम प्योर फॉस्फोरस की बात करें तो वो हमारा कैसा होता है, व्हाइट होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्योर phosphorus is white
बिल्कुल व्हाइट है, ठीक है। पर however it attains yellow color ऑन एक्सपोजर टू लाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए ये आपको बताया, ठीक है। कि देखो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आपका प्योर फॉर्म में है फॉस्फोरस तो वो व्हाइट होता है, लेकिन ये जो है हमारे पास क्या करता है, ये अगर लाइट के संपर्क में आता है ना, लाइट क्या इसको एक्सपोजर मिलता है, देन जो पहले जो प्योर फॉस्फोरस जो कि व्हाइट था, अब वो लाइट के संपर्क में आया, अब वो कौन सा कलर देगा, कौन सा कलर उसका हो जाएगा, येलो कलर। Moving to the point number second, ये हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ साथ सॉफ्ट है, सॉफ्ट वैक्स सॉलिड है ना, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है। थर्ड पॉइंट, इट स्मेल्स लाइक गार्लिक। पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप फॉस्फोरस की, देखो हम जो है ऑलवेज केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का या किसी भी सब्सटेंस के स्मेल की बात तब करते हैं जब उसमें कुछ ना कुछ चीज स्पेशल होती है या कुछ अलग होता है, तो कुछ ऐसा ही जो है इसमें, है ना। तो इसीलिए हम इसकी बात भी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर जो है वो ऑर्डर रहता है, एक पर्टिकुलर स्मेल रहता है लहसुन की तरह, लाइक गार्लिक, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, पॉइजनस नेचर होता है हमारे फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का जो होता है वो पॉइजनस नेचर होता है, रिमेम्बर। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑफ एयर। अगर हमारे फॉस्फोरस के ऊपर एयर का एक्शन होता है तो आपको क्या मिल जाता है, तो देखिए जैसे आपके पास फॉस्फोरस है P4 है ना, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एयर के अंदर मेनली क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, तो प्लस O2 प्लस 5O2, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है P4O10। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, P4O10, तो ये आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक हम और इसमें पढ़ते हैं, दैट इज एक्शन ऑफ NaOH ऑन द फॉस्फोरस। सो फिफ्थ पॉइंट, दैट इज योर एक्शन ऑफ NaOH। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है NaOH वाला, क्योंकि जब फॉस्फोरस का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, P4 का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, तो आपको जो है वहां पे क्या मिलता है, वहां पे आपको मिलता है फॉस्फीन, ठीक है। तो इसीलिए यह आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसका बताती हूँ, जैसे आपके पास P4 है प्लस क्या है, NaOH, ठीक है, प्लस NaOH जो कि एक बेस है, प्लस यहाँ पे अगर H2O होगा साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, आपको मिल जाता है NaH2PO2। ये आपको मिल जाता है। मेन चीज ध्यान में रखनी है दिमाग में कि मेन चीज आपको क्या मिली, दैट इज द फॉस्फीन। बाकी आप बैलेंस कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से, here also 3 से, तो मतलब आपको फॉस्फीन मिलता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में क्या है कि जब आपका जो फॉस्फोरस है जो कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब वो NaOH और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो जो मेन चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, जो कि आपको ध्यान देना है, दैट इज व्हाट यू विल गेट ए कंपाउंड विच इज द फॉस्फीन। ये आपका ना फॉस्फीन जब हम पढ़े तो फॉस्फीन की प्रेपरेशन में हम उसका जो लेबोरेटरी मेथड है प्रेपरेशन का, ठीक है, उसको पढ़ते हैं, तो आ जाता है। और याद रखना यहाँ पे जो हमारा NaOH होगा वो कंसिडर्ड होगा, ठीक है। तो ये मतलब एक मेथड आ जाता है फॉर द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फीन। क्या होगा, P4 का रिएक्शन NaOH और H2O के साथ। तो ये डिस्कस
इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। ये ना आपका फॉस्फोरस से रिलेटेड बन जाता है, क्योंकि जब आपके सिलेबस में फॉस्फोरस के बारे में है तो थोड़ा सा नॉलेज आपको, अलग अलग टाइप के फॉस्फोरस हैं ना, इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसका भी तो एलोट्रॉपिक फॉर्म, जब एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट आपको पता है अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी क्या होती हैं, वो उसकी होती है एलोट्रॉपिक। जैसे कि पहला हमारा आता है दैट इज द व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। Second one is your red phosphorus. Third one is your black phosphorus. तो ये हमारे पास क्या है, these are your allotropic forms of phosphorus. अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। So let's discuss about the white phosphorus. तो जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं। सबसे पहला, इट इज ए वैक्सी ट्रांसल्यूट सॉलिड, इज ए वैक्सी ट्रांस, आपका रेडली एकदम से सॉल्यूबल CH2। CH2 क्या होता है हमारा, ये एक सॉल्वेंट, दैट इज योर कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज द कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अंदर ये एकदम से सॉल्यूबल होता है, एकदम से घुल जाता है। तो ये जो हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस है ये आपका एग्जिस्ट करता है एज द P4 यूनिट्स। व्हाइट फॉस्फोरस इट एग्जिस्ट्स एज P4 यूनिट्स। P4 यूनिट्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जिसमें वेयर 4 फॉस्फोरस एटम्स, जहाँ पे जो 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं वो आपके लाई करते हैं एट द कॉर्नर। 4 फॉस्फोरस एटम्स जो हैं वो कहाँ लाई करते हैं, दे लाई एट द कॉर्नर। दे लाई एट द कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे एंगल बनता है, मतलब जो एंगल बनता है ट्रिपल P, जो यहाँ पे एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे आप देखना यहाँ पे एक बार ध्यान से, जैसे हमने बोला कि हमारे पास क्या है, जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिख दिया हम यहाँ पे, एक बना दिया हमने, एक फॉस्फोरस, हियर अनदर, हियर अनदर फॉस्फोरस, हियर अनदर फॉस्फोरस, है ना। P4 ही अपना एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे एंगल को दिखाएं, एक फॉस्फोरस यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक आपने यहाँ पे दिया है एंड 1 फॉस्फोरस यू कैन अटैच हियर एंड सो इस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हो। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एंगल बना, जो मैंने आपको बताया, कौन सा एंगल बताया, एंगल ट्रिपल P जो है 60 डिग्री का है, यानी कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ये आपका कितनी डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे ये बनता है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, दिस इज योर 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। अब क्या होता है, एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ईच क्या होता है, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है इसके केस में, जो हर एक जो फॉस्फोरस एटम है, ईच phosphorus atom 2 3 other
मतलब कि 3 अदर जो फॉस्फोरस है उनके साथ बॉन्ड्स के थ्रू बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा, बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब क्या होता है कि अगर ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले जितना पढ़ा उतना रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाइट फॉस्फोरस में अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये हमारा वैक्सी ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है जो कि रेडली सोल्यूबल है, एकदम से सोल्यूबल है CS2 में, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड में, जो कि एक सॉल्वेंट है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो P4 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और जो ट्रिपल P है यानी कि 3 फॉस्फोरस के बीच में वो जो है कितने डिग्री का एंगल होता है, वो एंगल होता है आपका ऑफ 60 डिग्री। उसके अलावा नेक्स्ट जो है मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो जो हर एक जो फॉस्फोरस एटम होता है वो लिंक्ड होता है, ठीक है, टू 3 फॉस्फोरस एटम्स, कौन सी बॉन्ड के थ्रू, बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स, बाय योर कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा ऑन एक्सपोज ऑन एक्सपोजर टू एयर। एयर एक्सपोजर में आता है ना व्हाइट फॉस्फोरस, तो क्या होता है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है ये ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, सोचो क्या होगा, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, विच ग्रेजुअली रेजेस इट्स टेम्परेचर, विच ग्रेजुअली रेजेस, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करेगा, रेज करेगा व्हाइट फॉस्फोरस का। ठीक है, तो क्या होता है फिर ये अल्टीमेटली जो है फायर कैच कर लेता है, एंड अल्टीमेटली कैचेस फायर, एंड अल्टीमेटली कैचेस फायर, और अल्टीमेटली ये फायर पकड़ लेता है, कैचेस फायर व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स, व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स, मतलब अगर जो टेम्परेचर है ना वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है ना, मतलब एक्सीड कर जाता है, 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है उस केस में ना, ये आपका जो फॉस्फोरस है ये एकदम से वहां पे आग पकड़ लेता है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ऑन एक्सपोजर टू व्हाइट फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं कि जो व्हाइट फॉस्फोरस वो एयर के एक्सपोजर में आता है, एयर के संपर्क में आता है, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो है ये फायर को कैच कर लेता है। अगर टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, ज्यादा हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस से, इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं, दैट्स वाई जो फॉस्फोरस है, अब आप देख सकते हो कि इसका बहुत ज्यादा जो है रिएक्टिव नेचर है, आसानी से ये को कैच कर सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है कि दैट्स वाई इट इज ऑलवेज kept in water। तो वाटर के अंदर रख के क्या होगा, ये जो है मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ये फायर को कैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अब, देखो व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, पॉइंट नोट कर लीजिए, व्हाइट फॉस्फोरस एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। मतलब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज
एक्सट्रीमली रिएक्टिव। तो हमारा जो व्हाइट फॉस्फोरस है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे पास रेड फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस है, ब्लैक फॉस्फोरस है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सब में से कौन है, तो वो हमारा फॉस्फोरस होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, देखो याद रखना कि ये पॉइजनस नेचर का होता है हमारा, है ना, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस नेचर का होता है, नोट इट डाउन। ठीक है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, नोट कर लो, पॉइजनस नेचर का है, सॉफ्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है। ठीक है, और ये जो है सॉल्यूबल किस में है, कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 में, अल्कोहल्स में और ईथर में, अल्कोहल्स में और ईथर्स में। और इसका ऑर्डर कैसा होता है, इसका स्मेल भी लाइक गार्लिक होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो है स्पॉन्टेनियसली जो है वो फायर को कैच कर लेता है, स्पॉन्टेनियसली ये फायर को कैच कर लेता है। ये बात आपको जो है वो याद रखनी है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इसकी व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज द रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट इज योर रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस सबसे पहले देखो, व्हाइट फॉस्फोरस में मैंने आपको बताया वो हमारा CH2 में सॉल्यूबल है, लेकिन ये जो है हमारा क्या है, ये इनसॉल्यूबल है हमारा CH2 में। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे पास वायलेट रेड पाउडर है, इट इज वाइट रेड, इट इज वायलेट रेड पाउडर। आगे आप नोट कर सकते हैं, इट इज वायलेट रेड पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ सम क्रिस्टल। ठीक है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में ये है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि हमारा जो है CH2 हो गया है ना, उसमें ये इनसॉल्युबल है, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस सॉल्युबल था। अब एक चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब जो है आप व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हो, इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने डिस्कस किया व्हाइट फॉस्फोरस। तो जब व्हाइट फॉस्फोरस को हीट किया जाता है ना, तो वो रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो आप लिख भी सकते हैं, दैट इज द व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो ना, लगभग 540 से करके 570 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप इसको हीट कर देते हो, तो ये हमारा रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये चीज तो आपको बता दी ना कि हीट करेंगे, कितने टेम्परेचर के ऊपर करेंगे ये भी आपको बता दी। और यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा जाता है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर रखने के लिए यहाँ पे CO2 का या फिर कोल गैस का यूज होता है ना। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर यहाँ पे रखते हैं, CO2 और कोल गैस का यहाँ पे यूज होता है। तो मेन चीज, मेन कंसर्न की बात क्या है कि व्हाइट फॉस्फोरस को जब आप इतने टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं, तो वो जो है रेड फॉस्फोरस में बदल जाता है। अब जो रेड फॉस्फोरस है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की भी बात करें, तो ये भी हमारा एग्जिस्ट करता है एज चेन्स ऑफ द P4, है ना। इसका भी जो है वो टेट्राहेड्रल टाइप ही है, मतलब 4 फॉस्फोरस वाला। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहली बात मैंने आपको बता दी कि रेड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज द चेन्स ऑफ द P4 टेट्राहेड्रा लिंक कोवेलेंट बॉन्ड्स। कैसी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, कैसी बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं। और हमारे पास जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी जो है आपस में जो है वो जुड़ जाती है ना, पॉलीमेरिक। सो दैट इज योर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। जैसे एक हमारा फॉस्फोरस अगर यहाँ पे
ऐसे, है ना, जैसे हमने उसमें देखा था व्हाइट फॉस्फोरस में, तो ऐसी ही और बहुत सारी यूनिट्स आगे को जुड़ जाएंगी, तो वो बन गया हमारा पॉलीमेरिक, है ना। मतलब ऐसी ही और बहुत सारी यूनिट्स आगे को जुड़ जाएंगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज योर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक यूनिट यहाँ पे जोड़ देती हूँ, ठीक है, तो ऐसी एंड सो ऑन। तो मतलब रेड फॉस्फोरस का जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, ये एक चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो P4 जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई होंगी। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने रेड फॉस्फोरस तक जो है वो डिस्कस किया। एक चीज आप इसके बारे में और याद रखना इसकी प्रॉपर्टीज में, कि जो हमारा रेड फॉस्फोरस हार्ड है ना, हार्ड है ये, और ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल भी नहीं है, नॉन पॉइजनस है, रिमेंबर ऑलवेज, वो हमारा पॉइजन नेचर का है, नेचर का है, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लास्ट वन, दैट इज योर ब्लैक फॉस्फोरस। चलिए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा ना इस बात को, कि अगर आप व्हाइट फॉस्फोरस को, देखो मैंने आपको बताया ना व्हाइट सबसे, तो उसी को अगर हीट कर रहे थे तो तब आपको रेड फॉस्फोरस मिल जाता है ना, उसी को हीट करने से आपको जो है वो रेड फॉस्फोरस मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर व्हाइट फॉस्फोरस को जो है वो हीट करते हैं तब आपको ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है। तो ब्लैक फॉस्फोरस में आप जो है वो लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय phosphorus at 470, लगभग 470 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और प्रेशर जो है वो काफी जो वो हाई रखेंगे। सो यू कैन से अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, और एटमोस्फियर हमारा ऐसा होगा, इनर्ट होगा, इनर्ट एटमोस्फियर होगा हमारा, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस है, ये हमारा जो है फॉस्फोरस में बदल जाता है जब आप जो है लगभग इतना टेम्परेचर रखते हैं 470 केल्विन, और जो प्रेशर है वो हाई रखते हैं, दैट इज योर, देखो हाई प्रेशर कितना रखना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 470 केल्विन टेम्परेचर लगभग यहाँ पे चाहिए, और हाई प्रेशर आपको कितना चाहिए, लगभग 4000 to 12,000 एटमोस्फियर, है ना। तो तब आपको जो है यहाँ पे ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है। और याद रखना कि ये आपका दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अगेन दो फॉर्म में, एक हमारा होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक हमारा होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। और एक चीज आपको और इसमें याद रखनी है, कि जो हमारा ब्लैक फॉस्फोरस है ना, ये अगर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करे, अल्फा और बीटा फॉर्म, तो उसमें से आपको याद रखना है कि मतलब दोनों में से वेरी स्टेबल फॉर्म कौन सी है ना। तो जो हमारा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है, इसमें आप नोट कर सकते हैं, इट इज वेरी स्टेबल फॉर्म। जो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है, इट इज वेरी स्टेबल फॉर्म, ठीक है, और ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसीलिए जो हमारा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस है, सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज अनलेस हीटेड वेरी स्ट्रांगली, मतलब जब तक आप जो है ना इसको बहुत स्ट्रांगली हीट नहीं करते हैं तब तक ये हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस whose structure is definitely known, मतलब ये सिर्फ एकमात्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस है वो एक
मात्र ऐसी फॉर्म है फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो कि आपके पास जो है क्रिस्टलाइन है. सो इट इज द ओनली form of the phosphorus whose structure is definitely known to be crystalline. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हो, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस. तो क्रिस्टलाइन का मतलब हुआ कि जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं या जो भी उसके आयंस हैं, है ना, उनका एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर अरेंजमेंट इज देयर. सो ये हमारा फॉस्फोरस टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है. सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. बाकी हम जो है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे सिलिकॉन के बारे में. सिलिकॉन भी आपके सिलेबस में है, तो आई थिंक उसके बाद जो है तो आपके सिलेबस में मेनली 3 चीज़ें हैं. ऑक्सीजन का हमारा हो गया, फॉस्फोरस का भी हो गया, ठीक है. इसके अलावा जो है वो सिलिकॉन और सल्फर, ठीक है. तो ये हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट टाइम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.